गाड़ी नंबर 1242-9 लखनऊ नई दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस लखनऊ से रात ठीक 11:30 पर चारबाग स्टेशन से दिल्ली के लिए चलती है। 6 स्टॉपेज पूरी करने के बाद ट्रेन को दिल्ली पहुंचना था और ट्रेन पहुंची भी, लेकिन एक पैसेंजर जो लखनऊ से ट्रेन में चढ़ा था उसके बिना। 9 दिसंबर की रात चली ये ट्रेन करीब 164 किलोमीटर चलने के बाद 10 दिसंबर शाहजहांपुर जंक्शन पर रुकती है। समय रात के करीब 2 बजे थे। इससे पहले कि ट्रेन दोबारा से चलती, सादे कपड़ों में 10 से 15 लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दावा किया गया कि ये कोई और नहीं बल्कि यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें तलाश थी उस आईपीएस अफसर की जो कभी प्रदेश में आईजी रैंक का अफसर हुआ करता था, लेकिन आज एक रिटायर्ड और बगावती आईपीएस अफसर के तौर पर जाना जाता है। नाम अमिताभ ठाकुर। कथित पुलिसकर्मी ट्रेन में चढ़ते हैं। कुछ मिनटों की तलाश के बाद उन्हें अमिताभ ठाकुर दिखाई देते हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी कभी उन्हें देखते ही सलामी ठोकते होंगे, आज वही उन्हें किसी अपराधी के जैसे चलती ट्रेन से हिरासत में लेने पहुंचे। 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से हिरासत में ले लिया गया, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं लगी। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची और अमिताभ ठाकुर का पता न चला तो उनके शुभचिंतक उन्हें तलाशने लगे। अगली सुबह 11 बजे अमिताभ ठाकुर की आजाद अधिकार सेना के संगठन के मंत्री देवेंद्र सिंह राणा ने एक्स पर पोस्ट तक कर दिया कि अमिताभ ठाकुर बीती रात से ही लापता हैं। अगर 24 घंटे में डीजीपी यूपी इनकी तलाश नहीं करते तो पूरे राज्य में आंदोलन होगा। पूर्व आईपीएस की पत्नी ने भी दावा किया कि अमिताभ को अपहरण या सरकारी दमन की मंशा से जबरदस्ती ट्रेन से उतारा गया। इससे पहले कि देवेंद्र सिंह की दी हुई मोहलत पूरी होती, 10 दिसंबर को दोपहर 12:42 पर लखनऊ पुलिस के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। बताया गया कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें देवरिया भेज दिया गया। गिरफ्तारी की वजह 1999 का एक मामला बताया गया, जिसमें पूर्व आईपीएस पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने फर्जी नाम पता बनाकर सरकारी प्लॉट लिया, जो कि धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के तहत एक आपराधिक गतिविधि है। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अमिताभ ठाकुर पर इस मामले में 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ ही घंटों के बाद एक वीडियो भी सामने आई, जिसमें पुलिसकर्मी अमिताभ ठाकुर को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। इस बीच जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा। सर कुछ कहेंगे क्या कराई जा सकती है? श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। जैसे ही अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी की खबर और ये वीडियो सोशल मीडिया पर आई तो फिर अमिताभ ठाकुर के समर्थन में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। दावा किया जाने लगा कि पूर्व आईपीएस को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। यूपी पुलिस के विसिल ब्लोअर कहे जाने वाले अमिताभ ठाकुर को सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के चलते गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे दावे किए जाने लगे। लेकिन क्या ये दावे सच हैं? 1999 में ऐसा क्या हुआ था कि 25 साल बाद प्रशासन को गिरफ्तारी करनी पड़ी? जसराना कांड में ऐसा क्या हुआ था कि एक आईपीएस एक्टिविस्ट बन गया? यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक से सीधी टक्कर लेने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर हैं कौन? 23 साल में 30 से भी ज्यादा तबादले झेलने वाले आईपीएस को 2015 में क्यों नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और 2021 में इन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट पर भेज दिया गया, जिसके बाद ये अपने परिचय में जबरिया रिटायर्ड आईपीएस लिखने लगे। पूरी कहानी क्या है इन आईपीएस की, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबरगाम। 1968 में जन्मे अमिताभ ठाकुर मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुक रखते हैं। माता पिता भी पढ़े लिखे थे। पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो वहीं माता हिंदी की लेक्चरर थी। अमिताभ के भाई अविनाश भी आईएएस अफसर हैं और झारखंड में तैनात हैं। 90 का दशक खत्म होते होते अमिताभ ठाकुर ने बोकारो स्टील सिटी के केंद्रीय विद्यालय से लेकर आईआईटी कानपुर तक का सफर पूरा किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले अमिताभ का मन सिविल सर्विसेज की तरफ गया तो यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। इंजीनियरिंग खत्म होने के करीब 2 साल बाद 1992 में अमिताभ ने यूपीएससी क्रैक की और आईपीएस की पोस्ट हासिल की। काडर अलॉट हुआ उत्तर प्रदेश का। अमिताभ की जीवनी लिखने वाली कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि उनकी ट्रेनिंग कानपुर जिले में शुरू हुई। इसके बाद उनकी पहली बड़ी पोस्टिंग गोरखपुर में हुई, जहां उनकी शुरुआती मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई।
यहाँ कुछ छोटे मोटे टकराव भी हुए। अपने करियर में वो 10 जिलों के एसपी रहे। इनमें पिथौरागढ़, ललितपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, संत कबीरनगर, फिरोजाबाद, बलिया और महाराजगंज जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा सूबे के कई अहम विभाग मसलन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, पुलिस ट्रेनिंग अकादमी, एंटी करप्शन और विजिलेंस जैसे डिपार्टमेंट्स में भी ये पोस्टेड रहे। इसके बाद साल 2015 में इन्हें एसपी से प्रमोट कर आईजी सिविल डिफेंस बना दिया गया। अपनी पुलिसिंग के इन 23 सालों में इनके साथ कई विवाद भी नत्थी रहे। 1992 बैच के इस आईपीएस अफसर को लोग उतना उनके काम से नहीं जानते थे जितना सत्ता से टकराने के स्वभाव के चलते पहचानते थे। इनका सबसे पहला किस्सा मिलता है साल 2005-06 का। जुलाई 2015 में आई हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि अमिताभ ठाकुर को पहली बार 2005 में गोंडा में एसपी रहते हुए निलंबित किया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपराधियों को हथियार का लाइसेंस जारी किया। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था और कहा था कि एसपी होने के नाते उन्होंने वही फाइलें क्लियर की जो पहले से दूसरे अफसरों और जिला प्रशासन द्वारा वेरीफाई की जा चुकी थी। उन्होंने एक स्वर में कह दिया कि अगर फाइलें अपराधियों की थी और वो दोषी थे तो इस दोष में उस समय के जिला मजिस्ट्रेट भी उतने ही बड़े दोषी हैं। ये पहली बार था, लेकिन अगले ही साल ऐसी घटना एक और बार हुई। साल 2006 में तब अमिताभ फिरोजाबाद में एसपी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात थे। उन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। इसी साल खबर आई कि समाजवादी पार्टी के विधायक रामवीर सिंह यादव और उनके साथियों ने एसपी इंटेलिजेंस अमिताभ ठाकुर के साथ हाथापाई की है। आरोप लगा कि सपा विधायक रामवीर सिंह और उनके समर्थकों ने फिरोजाबाद के पैदात गांव में अमिताभ ठाकुर पर हमला किया और उन्हें पीट दिया। ये घटना जसराना कांड के नाम से मशहूर हुई, लेकिन इस मामले का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि कई गवाहों के मुकर जाने पर रामवीर और दूसरों को बरी कर दिया गया। जसराना की घटना के बाद अमिताभ ठाकुर की सीधी टक्कर मुलायम सिंह यादव की सरकार से हो गई क्योंकि दावा किया जा रहा था कि विधायक रामवीर सिंह मुलायम सिंह यादव के करीबियों में से एक थे, जिस पर कार्रवाई करने से अमिताभ और सूबे के मुखिया आमने सामने खड़े हो गए। जसराना कांड पर हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि जसराना की घटना ने मुझे एक एक्टिविस्ट बना दिया। उससे पहले मैं सिर्फ एक सामान्य पुलिस अधिकारी था। अमिताभ ने इस हमले को लेकर रामवीर सिंह के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एक्टिविस्ट बनने का सोच चुके आईपीएस अमिताभ ने 2008 में केंद्र सरकार से छुट्टी मांगी और आईएम लखनऊ में फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट यानी एफपीएम के कोर्स के इस 4 साल लंबे जो कोर्स है उसमें दाखिला लेना चाहा। इस वक्त उनकी उम्र करीब 40 साल की थी, लेकिन यह दाखिला भी इतना आसान नहीं था। अमिताभ को अपनी हायर स्टडीज के लिए केंद्र सरकार से एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जून 2009 में आई इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि आईएम में दाखिला लेने से पहले अमिताभ ठाकुर ने अपने सीनियर ऑफिसर से अनुमति मांगी थी। उन दिनों राज्य में एसपी रैंक के आईपीएस अफसरों की कमी थी। ऐसे में अमिताभ को केवल 1 साल की ही छुट्टी मिल सकती थी, लेकिन अमिताभ ठाकुर ने इस आदेश या सुझाव को चैलेंज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच तक चले गए और 3 बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का दरवाजा भी खटखटाया। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार अमिताभ ठाकुर को छुट्टी मिली, लेकिन सिर्फ 2 साल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब छुट्टी तो मिल गई, लेकिन लड़ाई जारी रही। इस लड़ाई में प्रदेश की सरकार भी बदल चुकी थी। अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मायावती बैठी थी। साल 2008-10 के अल्ले पल्ले की बात है। अमिताभ ठाकुर ने इसी स्टडी लीव की लड़ाई को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर्स पर हैरेसमेंट का केस कर दिया। एक याचिका लगाते हुए अमिताभ ठाकुर ने गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव कुंवर फतेह बहादुर, मुख्यमंत्री के सचिव विजय सिंह और कई दूसरे अधिकारियों पर आरोप लगाया था। आरोपों में कई बातें कही गई। साल 2005 में गोंडा में हुए सस्पेंशन से लेकर डीआईजी पद पर प्रमोशन न होने की बात का जिक्र भी किया गया। मामला बढ़ा तो कोर्ट तक भी पहुंचा। नवंबर 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट बताती है कि अमिताभ ठाकुर ने यह भी कहा कि उन्होंने कई सालों से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी और दूसरे सीनियर ऑफिसर्स को बार-बार शिकायतें भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट से एक उच्च स्तरीय जांच कराने की दरखास्त की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने ठाकुर को निर्देश दिया कि वो अपनी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को दें। साथ ही मुख्य सचिव को भी आदेश दिया गया कि वो इन आरोपों की जांच करें और 4 महीने के अंदर
फैसला सुनाए। मायावती सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों से शुरू हुई ये लड़ाई प्रदेश के अगली सरकार सपा की अखिलेश यादव सरकार तक कायम रही। साल 2015 में आईजी रैंक के आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कुछ ऐसा कर दिया कि कुछ ही दिन बाद उनके सस्पेंशन का आदेश जारी कर दिया। क्या हुआ था? जुलाई 2015 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी हमजा खान की रिपोर्ट बताती है कि 11 जुलाई 2015 को अमिताभ ठाकुर ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की। ये कंप्लेंट समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ थी। अमिताभ ने आरोप लगाया था कि 10 जुलाई 2015 को मुलायम सिंह यादव की ओर से अमिताभ को कॉल किया गया और जिसराना वाली घटना का जिक्र करते हुए अपने काम करने का तरीका न बदलने पर अंजाम भुगत लेने की धमकी दी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अमिताभ ठाकुर ने खुद ही मुलायम सिंह यादव से हुई इस बातचीत का ऑडियो जारी किया और दावा किया कि इस ऑडियो क्लिप में मुलायम सिंह यादव ही बात कर रहे हैं और अपने हिसाब से काम कराने की धमकी भी दे रहे हैं। ऑडियो टेप जारी करने के बाद अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी और आरटीआई एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। क्योंकि दावा किया गया कि पुलिसकर्मियों ने इस शिकायत को दर्ज करने से मना कर दिया। अपनी शिकायत में ठाकुर ने यह भी दावा किया था कि जिस नंबर से कॉल आई थी वो राज्य के इन्फो डायरी के मुताबिक मुलायम सिंह यादव के नाम पर ही दर्ज है। मुलायम सिंह ने यह कॉल क्यों किया, इसका तर्क देते हुए अमिताभ ने तब कहा था कि उनकी पत्नी ने हाल ही में खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था, जिससे सपा का आला कमान नाराज था। हालांकि जब मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधियों से इस ऑडियो क्लिप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे डॉक्टर्ड बताकर सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। इस घटना के चंद दिनों बाद ही पुलिस ने इस मामले को सबूतों के अभाव में डिस्पोज्ड ऑफ माने खत्म कर दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। 11 जुलाई को की गई इस शिकायत के 2 दिन बाद 13 जुलाई को खबर आई कि आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जुलाई 2015 में छपी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गृह विभाग ने देर रात जारी बयान में कहा कि अमिताभ ठाकुर, जो उस समय आईजी सिविल डिफेंस के पद पर थे, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जांच में प्रारंभिक तौर पर उन्हें अनुशासनहीनता, सरकार विरोधी सोच, हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन, अपने पद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता के साथ नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। निलंबन के साथ ही उन पर एक और मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर गाजियाबाद की एक महिला ने बलात्कार का मामला दर्ज कराया, जो भी एक बड़ा मुद्दा बना। अमिताभ ने इस निलंबन और रेप के एलिगेशन के खिलाफ आवाज तो उठाई, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। उल्टा दिसंबर 2017 में उनके निलंबन को 180 दिनों के लिए बढ़ा ही दिया गया। सस्पेंशन के एक्सटेंशन के इस आदेश के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में चौंकाने वाली बात लिखी गई थी। तब 17 दिसंबर 2015 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट में लिखा गया कि अमिताभ ठाकुर का पहला निलंबन आदेश 13 जुलाई 2015 को जारी हुआ था। 14 दिसंबर 2015 को उन्होंने निलंबन के खिलाफ अदालत का रुख किया। इस सुनवाई के दौरान उन्हें पता चला कि उनका सस्पेंशन 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसका आदेश बीते 10 अक्टूबर को ही जारी हो गया था। आशीष लिखते हैं कि दिलचस्प बात यह देखी गई कि यह बैक डेटेड आदेश को उस समय सौंपा गया जब उनके पहले निलंबन आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई और उसे निपटा भी दिया गया। सरकार के निलंबन के अलावा विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी अमिताभ के खिलाफ अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। सितंबर 2015 में अमिताभ के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया गया। शिकायत में यह कहा गया कि इनके पास 98 लाख रुपए की अवैध संपत्ति है। इसके बाद यह केस विजिलेंस डिपार्टमेंट से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को सौंप दिया गया। महीनों तक चली इस कार्यवाही पर विराम लगा मई 2016 में, जब गृह विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव देवाशीष पंडा ने आदेश जारी किया और बताया कि केंद्र सरकार ने अमिताभ का निलंबन रद्द कर दिया है। 2017 में जब सपा सरकार प्रदेश से विदा हुई तो अमिताभ ने अपना काडर बदलने की रिक्वेस्ट डाल दी 2 बार, लेकिन दोनों ही बार ये रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी गई। इसके बाद से ही करप्शन पर प्रशासन से लेकर शासन तक का घेराव अमिताभ करते रहे।
2017 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। वही योगी आदित्यनाथ जिनसे अदावत के किस्से अमिताभ ठाकुर के इतिहास में दर्ज है। दरअसल 1999 के पचरुखिया मर्डर केस और 2007 के सांप्रदायिक तनाव के मामलों में योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया गया था। उन दिनों अमिताभ ठाकुर भी प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात थे। हालांकि अमिताभ ठाकुर योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए आरोपों से प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं जुड़े रहे, लेकिन पुलिसिंग की इन घटनाओं में शामिल जरूर रहे। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे तमाम किस्से लिखे गए जिनमें अमिताभ ठाकुर और योगी आदित्यनाथ के अदावत के किस्से गढ़े गए। कोविड-19 के दौरान भी उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की जो बाद में विवादों का आधार बनी। इसके बाद तारीख आई 23 मार्च 2021 की। खबर आई कि उत्तर प्रदेश में 3 आईपीएस अधिकारियों को समय से पहले रिटायर कर दिया गया। इनमें से एक थे 1992 बैच के आईपीएस इंस्पेक्टर जनरल अमिताभ ठाकुर, जो कि उन दिनों जॉइंट डायरेक्टर सिविल डिफेंस के पद पर तैनात थे। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यूपी के तत्कालीन मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान छापा गया। इसके मुताबिक अमिताभ ठाकुर की सामान्य सेवानिवृत्ति जून 2028 में होनी थी। केंद्र सरकार ने 17 मार्च के आदेश में 1992 बैच के आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सेवा में बने रहने के लिए अनुपयुक्त पाया और सार्वजनिक हित में उन्हें तुरंत और तत्काल प्रभाव से रिटायर करने का फैसला लिया। इस खबर के आने के बाद अमिताभ ठाकुर ने भी अपने एक्स हैंडल से लिखा कि मुझे मेरा रिटायरमेंट आदेश मिल गया, सरकार को मेरी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद। इस कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद अमिताभ ने अपने नाम के आगे लगने वाले पद में पूर्व आईपीएस की जगह जबरिया रिटायर्ड आईपीएस लगाया, जिसे सरकार के फैसले पर कटाक्ष के तौर पर देखा जाता है। खैर, प्रशासनिक सेवा खत्म होने के बाद अमिताभ ने आजाद अधिकार सेना नाम से एक संगठन बनाई और सोशल मीडिया पर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। अमिताभ ने छोटे बड़े हर मसले पर सरकार से सवाल पूछे और उसका घेराव किया। केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दावेदारी ठोकने का ऐलान कर दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? चुनाव में दावेदारी का ऐलान करते ही अगस्त 2021 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो पुलिस उन्हें कभी सलामी ठोकती थी, वही उन्हें उठाकर कार में जबरदस्ती डालते हुए दिखाई दी। उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें एफआईआर की कॉपी मांगते हुए गिरफ्तारी का विरोध करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में ठाकुर बार बार कहते हैं कि नहीं जाऊंगा, जबकि पुलिसकर्मी उन्हें अपनी गाड़ी की ओर ले जा रहे हैं और वो बार बार एफआईआर की कॉपी की मांग कर रहे हैं। अमिताभ की गिरफ्तारी एक महिला के आरोपों के बाद हुई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता ने 1 मई 2019 को अब जेल में बंद सांसद अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज कराया था। पीड़िता और उनके शिकायतकर्ता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद को आग लगा ली थी। इस जोड़े ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा साजिश की गई, जिसमें सेवानिवृत्त आईजी अमिताभ ठाकुर का नाम भी शामिल था। गिरफ्तारी के बाद अमिताभ को जेल हुई और मार्च 2022 में वो जेल से बाहर आए। ऐसी ही गिरफ्तारी 9-10 दिसंबर की दरमियानी रात देखी गई, जहां पहले अमिताभ को चलती ट्रेन से हिरासत में लिया गया और फिर कोर्ट के सामने पेश किया गया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अमिताभ कहते दिखे, साथियों मेरी हत्या कराई जा सकती है, श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ये सब कुछ कराया जा रहा है। अमिताभ की गिरफ्तारी तब हुई जब वो बीते कुछ दिनों से वाराणसी में हुए कफ सिरप घोटाले में लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे। इस सिलसिले में पहले इन पर और इनकी पत्नी पर मानहानि का केस किया गया और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। हालांकि गिरफ्तारी का आधिकारिक कारण पुलिस ने 1999 की एक घटना को बताया। क्या हुआ था? पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अमिताभ पर आरोप लगा कि वो 1999 में देवरिया में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हुए औद्योगिक भूखंड को गलत तरीके से हासिल करने के जुर्म में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि इसमें फर्जी दस्तावेजों और असली पहचान छुपाकर गलत पता दिखाकर इंडस्ट्रियल प्लॉट का लाभ उठाया गया, इसकी खरीद फरोख्त की गई। इस मामले की शिकायत 12 सितंबर 2025 को की गई। किसने की पुलिस ने ये तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया कि इस मामले में 6 से 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद 9-10 दिसंबर की दरमियानी रात अमिताभ को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अमिताभ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद क्या होगा? आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। जो भी जानकारी होगी आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। तो ये थी कहानी जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर की। आप इनकी कहानी पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।